हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रैंकर्स पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हमारी पॉलिटी के लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हुई थी, आपको बताया। और अब तक हमने आपको यह बताया कि इंडियन पॉलिटी का निर्माण कैसे हुआ। अगर भारतीय संविधान के बारे में बात किया जाए, अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार समरी से बताते हुए स्टार्ट करता हूं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक मैंने आपको बताया किस तरीके से भारत में अंग्रेज आए हैं। 1600 ईस्वी में क्या हुआ है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। हो गई स्थापना। उसके बाद मैंने आपको यह बताया सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कोई एक एक्ट आएगा जिसका नाम होगा रेगुलेटिंग एक्ट, जो पारित किया जाएगा कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने के लिए। इसी के क्रम में मैंने आपको क्या सिखाया, कुछ चार्टर एक्ट आए। 4 चार्टर एक्ट आए, हर 20 साल पे आए। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए मैंने आपको यह भी बताया कि कब गवर्नर जनरल भारत का कौन बना, कब वायसराय बना, और किस तरीके से भारत में क्या क्या चीजें संवैधानिक विकास हुआ। उस विकास के बाद मैंने आपको यह बताया कि नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट के में क्या क्या डिमांड थी। और साथ में मैंने आपको यह भी पढ़ाया कि भैया सबसे पहले संविधान सभा की मांग कौन करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर आप तैयारी करते कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आपको पता होगा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है पूरे विश्व में, संविधान सभा के बारे में सबसे पहले डिमांड किसने किया। तो मैंने बताया था हेनरी मैन ने किया था। उसके बाद विचार आया था कि संविधान सभा जैसी कोई चीज होती है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, उसके अलावा मैंने आपको यह बताया कि भैया अगर बात करूंगा कि सबसे पहले भारत के अलावा सबसे पहले नंबर का पूरे विश्व में किसका संविधान बना, तो अमेरिका का है। दूसरे नंबर की बात करोगे तो फ्रांस का है, और भारत का 1950 में बना। ये बात हमारी हो गई थी। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पूरे लेक्चर में अभी यह बताया कि अब तक अगर मैं संविधान को बनाने का बात करूं तो ईयर्स, 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे हैं। ये संविधान को बनाने में इतना समय लगा है। अगर टोटल सेशन के बारे में अगर बात करोगे, कितने सेशन लगे हैं, तो टोटल सेशन लगे हैं 11 सेशन। बहस कितने दिन चली है, प्रारूप समिति की 165 दिन चली है। इतना सारा बातें तो मैंने आपको बता रखा है। मैंने आपको यह भी बताया कि संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे, इलेक्शन कितने पे होना था, कैबिनेट मिशन जब भारत आई थी तो कितने मेंबर्स के लिए बोला था, 389 मेंबर, 389 389 के लिए उसने बोला था। हमने बोला ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद केवल 299 रह गया। लेकिन जिस दिन संविधान लागू करने की बात की जा रही थी, अपनाने की बात की जा रही थी, एडॉप्ट करने की बात की जा रही थी, वहां पे केवल 284 मेंबर थे। और महिलाएं कितनी थी, वीमेन वीमेन थी 15। क्लियर। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, हद से ज्यादा नॉर्मल चीज है, ये हर किसी को पता है। सबसे खास बात क्या है, इन 15 महिलाओं में मैक्सिमम महिलाएं यूपी से थी, ये बात याद रखना। 5 महिलाएं यूपी से थी, जिसमें सुचेता कृपलानी भी थी, सरोजनी नायडू भी थी, पंडित विजय लक्ष्मी भी थी। ये नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है, भैया एक बात बताओ, संविधान सभा में एकमात्र ऐसा जो कोई आदमी है जो साम्यवादी नेता है, कम्युनिस्ट लीडर है, तो उसका नाम है सोमनाथ लाहिड़ी। कि ऐसे ऐसे नाम है जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें सारा नाम लिखा होगा, तो क्लास में मुझे नहीं लगता उसमें बताने की नीड है। सर, आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास हम ये पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया संविधान जो बनी है, हम कहते हैं उधार का थैला है। उधार का थैला है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड नहीं इसको लो, पॉजिटिव तरीके से ऐसे सोचो। हमें जिस देश से जो बात समझ आई, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग ले लिया और पीट के ठोक के अपने अकॉर्डिंग बना लिया। 10 देशों से आज हम पढ़ेंगे हमने क्या क्या लिया है। अगर मैं बात करूं कि कहां कहां से पढ़ा टोटल, तो टोटल 60 देश लगे हैं। 60 देशों के संविधानों को हमने अध्ययन किया और हमें लगा कि 10 देश ऐसे हैं जहां से हम बहुत सारी बातें ले सकते हैं, और उन्हीं 10 देशों से हमने बहुत सारी चीजें लिया है। क्लियर है, चलो बहुत सही। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया, सबसे पहले जापान से हमने क्या लिया। जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यह क्या होता है, ये ऐसा मीनिंग है भैया, अगर कोई कानून बन गया है, अगर कोई कानून बन चुका है, तो कानून में अगर किसी सजा के बारे में बात कही गई है, तो अब आपने अगर क्राइम कर दिया तो ये चेक नहीं किया जाएगा कि कानून फेयर बना था या फेयर नहीं था। बस लिखा है ना, मेंशन है, तुरंत सजा दो। क्लियर है। तो ये कहां से लिया गया, जापान से। क्वेश्चन ये बनता है सर आप ये भी बता दो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 में है। लेकिन ये कहानी केवल 1980 तक है, ये वर्ड को रिप्लेस किया गया। एक मेनका गांधी का केस आया था, फिर 1980 में एक नया वर्ड जोड़ा गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर है।
चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यूएसएसआर से हमने क्या लिया। यूएसएसआर से हमने क्या लिया हुआ है? तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को हमने कब ऐड किया? 1976 में 42 नंबर के अमेंडमेंट से। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया, साथ में हमने क्या लिया? प्रियम्बल्स। अगर मैं प्रियम्बल्स के बारे में बात करूं, इसका आइडिया भी हमने, जो इसमें कुछ वर्ड्स है प्रियम्बल्स के आइडिया में, क्या क्या वर्ड्स हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो हम बात करते हैं रूस की क्रांति से जो जस्टिस, हमारे प्रियम्बल में जो मेंशन है, 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में बात करता है। कौन सा? उनके सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से एंड पॉलिटिकल रूप से। इन तीनों के तीनों हमने कहां से लिया है? रूस की क्रांति से। प्रियम्बल्स में कुछ आइडियाज हैं, भी बात क्लियर है। इसके अलावा हमने यूके से बहुत सारी चीजें लिया है, और हम गुलाम भी यूके के रहे हैं। सोचने वाली बात यही है, जिसके हम गुलाम रहे हैं वहीं से बहुत सारी चीजें लिया है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आपको बताऊं, ये भी कहां से? यूके से। क्लियर? रूल ऑफ लॉ वहीं से। विधायी प्रक्रिया कि अपना कानून कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, साइन कैसे क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर ही विधायकी का, जो अपनी जो लेजिस्लेचर का जो पूरा प्रक्रिया प्रोसीजर है, ये सारा कहां से? जी हाँ, यूके से। सिंगल सिटीजनशिप याद रखना, हमने यूके से लिया है, कोई हमें यूएसए ना बोल दे। रीजन क्या है? यूएसए जो है, यूएसए से क्या लिया गया है, वहां पे क्या है वो आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यूएसए में एक बात आप समझ जाओ कि वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप है, सिंगल नहीं है। अगर कोई आदमी वहां के किसी स्टेट का नागरिक है जो होगा, यूएसए का सेंटर का भी नागरिक होना पड़ेगा। क्लियर है? भारत में ऐसा नहीं। चलो, एकल नागरिकता भी इसका हो गया। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम जो अपने यहां देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को अनुभव किया कि ब्रिटेन की कुछ चीजें तो ठीक है, पर हमने उसको अपने अकॉर्डिंग इसको ढालकर कैबिनेट जो सिस्टम है, इसको भी हमने क्या कर लिया? अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लिया खुद में। इसके अलावा परमादेश एक रिट है, रिट को कहते हैं, रिट में क्या नाम है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड को कहते हैं परमादेश। और परमादेश का जो है प्रोसीजर कहां से लिया हुआ है? यूके से लिया हुआ है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आर्टिकल 105 में आता है, ये क्या है बच्चा? इसका मतलब है संसद के अंदर कोई भी जो कार्रवाई होती है उस पे, अगर जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसके लिए ये नहीं होता कि भैया कोई केस कर देगा, नहीं। केस से उनकी क्या, जो भी बातें करते हैं केस से मुक्ति होती है, और इनकी कोई बातें सुप्रीम कोर्ट में, इनका जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीजर है जज के बारे में, कोई भी बात कहां पे नहीं हो सकता डिस्कस? पार्लियामेंट पे। ये बात याद रखना। क्लियर है? इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरिज्म, जिसको कहते हैं कि द्विसदनी का मतलब होता है लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दो सदन, एक तरफ लोअर हाउस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? अपर हाउस होता है। भारत में एक हाउस ऑफ द पीपल होता है। हाउस ऑफ द पीपल की बात कर लोगे या लोअर हाउस की बात करोगे, दोनों का मतलब लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं होता, याद रखना। और अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं, अगर मैं अपर हाउस की बात करूं, अगर मैं वृद्धों की बात करूं, ये तो जोक ऑफ टर्म है, मतलब ऐसे समझो, जो अपर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा। और ये परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अमेरिका से। अमेरिका से सबसे जरूरी चीज क्या ले लिया? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे खास बात आपको बताता हूं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसी बात है जो अमेरिका में नहीं है, और अमेरिका के कुछ ऐसा खास बात है जो भारत में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में हर एक आदमी को गन रखने का अधिकार है, कोई भी आर्म रख सकता है, वो कोई भी सशस्त्र में जो सैन्य का जो चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल उसको गन लेना है, उसको रिवॉल्वर लेना है, उसको उसको रखने का अधिकार है, और ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, ये उसको रखने का अधिकार। अमेरिका में कोई आदमी अपना फंडामेंटल राइट्स का चाहे त्याग कर सकता है, तो वेबर का सिद्धांत बोलते हैं कि हमारा मन है फंडामेंटल राइट्स नहीं लगे भैया, हमको हटा दो। तो वहां छीना, मतलब छीना तो नहीं, हटाया जा सकता है। कोई आदमी खुद से बोल को हमको नहीं चाहिए, मतलब नहीं मिलेगा। भारत में ऐसा माना जाता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, तो हटाने का सिद्धांत नहीं दिया गया 1950 से ही। सर चलो आगे चलूं बच्चा, आ जाओ आगे। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि अपने यहाँ जो होगी, जुडिशरी सबसे स्वतंत्र होगी, उसकी कोई डिस्कशन पार्लियामेंट के हाउस के अंतर्गत नहीं होगी, वो फ्री होंगे अपना काम करने के लिए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से लिया? अमेरिका से।
और एक मैंने क्या बोला था, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। अभी मैं आपको एमसीक्यू करा रहा था। एमसीक्यू में समझो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत आर्टिकल 13 के अंतर्गत आया जाता है। ये आया कहां से? ये अमेरिका से आया है। इसका मीनिंग क्या है? अब कोई कानून है, सपोज करो कि 2015 में एक कानून था जो बन गया। अब बनने के बाद वो कानून ऐसा बना कि आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा था? उल्लंघन कर रहा था। फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा था, जीरो कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ऐसे केस में क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंच जाए और पार्लियामेंट क्या बोले, जी हमने तो कानून लागू कर दिया है, बना भी दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जब कानून बन रहा था तो आप कहां थे? तो ऐसे केस में आर्टिकल 13 ये स्पेशल पावर देता है, भैया कोई भी कानून चाहे कभी भी बनाओ, जब आपका मन करे ऐसे लेकर आना और उसको टांग देना अपने तराजू में और देखना बना है तो क्यों बना है, सही है या गलत है। क्लियर है बच्चा? चलो आगे चलूं। इसके अलावा महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति तो बन गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा? क्या डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, कोई अधिकारी हटाएगा? इसका भी प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। और इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? पार्लियामेंट के ऑल मेंबर। लोकसभा की बात कर लो चाहे राज्यसभा की बात कर लो, राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। आगे चलूं बच्चा? यस या नो मुझे बताओ। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते। मतलब आपसे मैंने ये कहा कि अगर इम्पीचमेंट की बात आएगी, राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, ये भी प्रोसेस कहां से लिया गया है? ये भी हमारा लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हटाने की प्रक्रिया होती है जजों की, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी लिया गया है भैया, सिंपल सी बात है, कहां से? यूएसए से। और ये प्रक्रिया सेम वैसी होती है जैसे इम्पीचमेंट की होती है। जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सेम वही प्रक्रिया ऐसे भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, इसका भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये क्यों रखा गया, जरूरी क्यों है? सबसे पहले क्या होता है ये एक तरीके से राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। कोई आदमी अगर उपराष्ट्रपति बना तो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, वहां का चेयरमैन बन जाएगा, सबसे पहली बात। इसका दूसरा क्या काम होता है? दूसरा काम ये होता है, अगर सपोज करो भारत में उपराष्ट्रपति नहीं है तो ऐसे केस में एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भी वो काम करेगा। डन है? चुनाव की स्थिति नहीं है या अकाल मृत्यु हो जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना तो आवश्यक है। लेकिन 6 महीने के अंदर, उसके पहले की क्या बात हो रही है कि भैया एक बात बताते हैं कि राष्ट्रपति फिर करेगा क्या? नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि वाइस जो प्रेसिडेंट होता है क्यों बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलो बच्चा। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के मामले में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। पहले तो हमें यही पता था कि भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। फिर एक टर्म आया, अब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है? अब्सोल्यूट नहीं है। अब अब्सोल्यूट नहीं है का मतलब होता है कि भैया अत्यांतिक नहीं है कि अगर एक बार लिख दिया लिख गया, आपका छीना नहीं जा सकता, छीना जा सकता है। तो आप इस बात को ऐसे समझोगे, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका छीना जा सकता है सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 आर्टिकल आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। अगर मैं आर्टिकल 20 एंड 21 के बारे में आपको बताऊं, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, नेवर एवर सस्पेंड ड्यूरिंग एनी केस। किसी भी केस के दौरान ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा तो सस्पेंड क्या होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो भैया इसके अलावा जितने आर्टिकल्स हैं, अगर आर्टिकल 358 358 हमने यूज किया तो 20 और 21 को छोड़ करके सारे के सारे सस्पेंड। अगर हमने आर्टिकल 359 यूज किया तभी क्या हटेगा? आर्टिकल 19 हटेगा। मतलब अगर आपको आर्टिकल 19 हटाना है तो देश में क्या होना चाहिए? आर्टिकल 352 यूज होना चाहिए, वार होना चाहिए। रीजन क्या होना चाहिए? कि कोई वार हो रहा है। तो ऐसे केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा जब आर्टिकल 359 यूज करेंगे। ये बातें बहुत विस्तृत तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहां मोटा मोटा ऐसे हिसाब समझो, 20 और 21 किसी भी केस में सस्पेंड नहीं होते।
और 19 तभी सस्पेंड होगा जब 352 के अंतर्गत वार होगा और आर्टिकल 359 यूज किया जाए। डन है? चलो एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लो बच्चा, फिर मैं आगे चलता हूं। देख लो आप। क्लियर है बच्चा यहां तक? आगे चलूं? चलो अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने लिया हुआ है। कैसे लोकसभा में मिल जाएगा, राज्यसभा में कैसे मिल जाएगा, मतलब आर्टिकल 368 के बारे में इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या क्या है, प्रोसीजर के बारे में हमें कहां से मिलेगा, आर्टिकल 368 से। क्लियर है? बताओ, मुझे बताओ क्या यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आ रही हो? इसके अलावा राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं जिनको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से उनके यहाँ इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति जो अपने राष्ट्र सॉरी जो अपना राज्यसभा होता है, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनके निर्वाचन के जो सिस्टम है, जो इलेक्शन का जो इनका सिस्टम है, किस हिसाब से, एसटीवी सिस्टम बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो प्रक्रिया है ये लिया गया है, ये भी कहां से, साउथ अफ्रीका से। क्लियर है? यह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसकी कोई लिमिट नहीं है। डन है? बताओ यस या नो, यस या नो मुझे बताओ कि अगर कोई दिक्कत है, अदरवाइज आगे चलो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। अब चलते हैं 10 नंबर पे। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रांस से हमने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं जो प्रेम्बल्स में आपको झलकता है, प्री एम्बल्स में, प्री एम्बल्स में, प्रीएम्बल्स में क्या झलकता है, रिपब्लिक, रिपब्लिक के बारे में झटकता है कि भैया रिपब्लिक जो वर्ड है कहां से लिया गया है, फ्रांस से। इसके अलावा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी। अच्छा लिबर्टी का क्या मीनिंग होता है? लिबर्टी क्षमता या समानता, क्षमता या समानता, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेकिन जो लिबर्टी वर्ड है इसके 5 प्रकार हैं। अपने जो प्रियम्बल्स में ऐड हुआ लिबर्टी, इसके 5 टाइप है और मैंने प्रियम्बल्स की क्लास में बकायदे बता रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड है। लिबर्टी 5 टाइप की। इक्वलिटी किसमें किसमें, अवसर में होगा समानता, जाहिर सी बात है, अवसर में समानता होगी। क्लियर है? यस या नो? चलो इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रेमल्स के जो वर्ड्स है फ्रांस से क्या क्या लिए गए हैं, गणराज्य लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताया था, रूस की क्रांति से जो न्याय वर्ड है, न्याय का मतलब जस्टिस, 3 प्रकार की, अगर मैं बात करूं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों के तीनों यहां से लिए गए हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? यस या नो मुझे क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जो आपके मन में आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं चलूंगा आगे। ठीक है बच्चा? चलो हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा संविधान की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। संविधान का शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक मैंने सारा बता दिया, कितने आर्टिकल थे, अभी कितने हैं ये भी बता दिया। फाइनली हमारा कंप्लीट। आज इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो बात करेंगे पार्ट 1 के बाद। पार्ट 1, अब पार्ट 1 जो है ये बात करेगा आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। सबसे पहले बताएगा कि भारत है क्या, भारत का नाम के बारे में बताएगा, भारत की बाउंड्री, भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र विस्तार कहां तक है और इसमें क्या क्या चीज आते हैं। तो क्या आप रेडी हो पार्ट 1 के लिए? रेडी हैं तो बताओ, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, आ जाओ आगे, अगर आप हैं रेडी, अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। को कहते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जंग और इसका परिक्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, पार्ट 1 से क्वेश्चन हद से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बात बताओ, किसी स्टेट की अगर बाउंड्री अल्टर करनी है, ये राइट्स किसके पास है? 2-3 स्टेटों को बना करके एक स्टेट बनाना है, ये राइट्स किसके पास है? मतलब मान के चलो कि ये ऐसा टर्म है जो हद से ज्यादा है इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा?